परमहंस योगानंद पार्ट 3 होगा ये। आज का ये पार्ट 3 है, इसका मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, तो मैंने अपने गुरु परमहंस योगानंद जी से क्या सीखा उसी के बारे में। तो पहली बात तो ये सीखा, और वो शायद मैं जितनी बार सेशन लूंगा तो वो हर बार ही ये बात पसंद आ ही जाती है कि आ, ध्यान जो है, ध्यान के माध्यम से ही ईश्वर को रिलेटिवली अपेक्षाकृत कम समय में जाना जा सकता है। इसीलिए अगर पहले कुछ आ, समस्या हो, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमसे ध्यान नहीं हो रहा है, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होता है किसी किसी को। हाँ, फिर भी चेष्टा करनी चाहिए। एक बार जब ध्यान लगना शुरू होगा तो उसके बाद तब आप किस तरह से चलेंगे तो अच्छा अनुभव होगा, उसे आनंद का अनुभव होगा, अच्छा लगेगा, और जल्दी कम समय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ध्यान जो है वो सबसे अच्छा साइंटिफिक तरीका है। अब वो पहले, बहुत पहले जो पुराने आ, वातावरण में था जो, तो वहां पे कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन उतना उपलब्ध नहीं रहते थे, या अच्छे गुरु से सानिध्य नहीं मिलता था, तो इस तरीके से आदमी कभी कभी प्रॉब्लम में पड़ जाता था। लेकिन अब तो इतना अच्छा, इतना साहित्य लिख दिया गया है, इतने साइंटिफिक रिसर्च करके उनको क्लियर बता दिया गया है कि अब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वो आप किसी भी एक माने जाने योगी या गुरु या किसी संत के पास जाएंगे जो योग में स्पेशलाइज किया हुआ है, तो आपको कोई भी प्रश्न रहेगा उसका अच्छा उत्तर मिल जाता है। तो अब इसमें एक आ, छोटी सी बात, हाँ, अगर ईश्वर को आप खोज रहे हैं तब बिना गुरु के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा है, इतना ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर एनर्जी मैनेजमेंट की बात है तो ठीक है, अपना कोई भी टेक्निक आप करते रहेंगे। अगर रोज आप 2 बार 3 बार बैठ रहे हैं, देख रहा मैं इतने ग्रुप बन गए हैं, अगर 2 बार आप बैठते हैं, अगर VMC के आप मेंबर हैं तो 3 बार ध्यान होता है दिन में, तो 3 में 1 में भी बैठते हैं अगर मन लगा के, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो ठीक रहेगा। एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल, और इस तरह से आपका जो शांति की बात है, तो शांति और थोड़ा थोड़ा आनंद का अनुभव भी होता रहेगा, तो इट विल बी फेयरली ए गुड लाइफ। आराम से रहेंगे, और चिंताओं से भी काफी हद तक मुक्ति रहेगी। तो वो भी चलना ठीक है कि अगर हम गुरु को खोज रहे हैं, गॉड को खोज रहे हैं, भगवान को, तब आपको स्पेसिफिक गुरु को पकड़ना होगा। क्योंकि वो गुरु की जो वो जो फ्लेम है ना, वो हमेशा उसको वो जलता हुआ रखेगा आपके हृदय में। तभी गुरु की खोज हो पाती है, भगवान की खोज हो पाती है। तो इसलिए योगानंद जी ने इस पर बहुत जोर दिया था। अब छोटी छोटी बातें, जैसे एक बात यह जो मैंने पहली बार हमको जो सुन में आया कि जब ये हम श्वास की जो एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या ब्रीदिंग को हम नॉर्मल तौर से डीप ब्रीदिंग करके हम अपने ब्रीदिंग के जो तरीका है उसको इम्प्रूव करना चाहें, तो उसको एक बात जरूरी है कि हम जितने देर तक इनहेलेशन करें, माने श्वास को भीतर ले जा रहे हैं, उसमें जितना टाइम लगे उतने टाइम तक ही हम उसे भीतर में होल्ड करना चाहिए, और फिर उसके बाद उतना समय लगाकर ही हमको श्वास को आसानी से बाहर ले आना चाहिए। इसे काउंट से ही समझा जा सकता है। अगर हम 6 काउंट में, जैसे हम श्वास ले रहे हैं 1, तो 6 काउंट तक के भीतर रखिए,
और फिर 6 काउंट जब हो जाए भीतर में रखे, असल में उतनी देर में वो जो उसमें जो ऑक्सीजन है ना उसका काम हो जाता है, उस ऑक्सीजन को प्राण एनर्जी बनने के प्रोसेस में आने में उस समय हो जाता है काम। फिर बाहर श्वास निकाले, वो भी 6 काउंट का करें। मुझे खूब ख्याल है कि जब मैं ये कोर्स पढ़ना शुरू किया था योगानंद जी का, तो उसमें मैंने कई किताबें पढ़ा था। यद्यपि केवल अंग्रेजी ट्रांसलेशन में बात थी, मैं नहीं जानता हिंदी वाले क्या कहे थे, तो उसमें मैं यहां तक पढ़ा था कि 8142 ये भी रेशियो लगाया था। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 काउंट में भीतर ले जा रहे हैं तो 4 काउंट रोकिए, फिर उसके बाद में आप 2 काउंट में निकालिए। 142 मतलब अगर आप 6 काउंट में ले जा रहे हैं भीतर, तो 6 चौक 24 काउंट रोकिए। माने श्वास को भीतर रोकने का एक बड़ा गजब सा उस समय रिवाज बन गया था। और इसी में लोग खासियत समझते थे। किताब लिखी गई, उसमें हम देखा लेखकों ने लिखा था कि वहां पर आप भीतर जब रोकते हैं तो उसी समय तो बहुत कुछ काम होता है। लेकिन मैंने जब पढ़ा योगानंद जी का लिटरेचर, तो उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि इस रेशियो के अलावा इससे ज्यादा श्वास को रोकना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है, उसे कार्बन बढ़ता है। हमारा जो इनहेलेशन है वो तो ऑक्सीजन को ले दो, तो ऑक्सीजन का वो सवारी है, ऑक्सीजन को ले जाके देता है शरीर को। अब वो एक्सहेलेशन जो है वो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। तो भीतर रोकने से अनायास केवल कार्बन बढ़ता है और कोई काम नहीं होता, और कोई पॉजिटिव काम उससे होता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंटली उसको इस तरह से लिखा। मैंने पढ़ा तो मैंने कहा देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए मैं उसी को मानता हूं, आपको भी वही सलाह दूंगा। और उसके बाद मैंने माने जाने जो योगा मास्टर्स हैं, योगा टीचर जो हैं, उनसे फिर मैंने कहीं देखा नहीं कि बात की उसमें ज्यादा समय तक रोकने के लिए कहा जाए। तो ये बात पहले मैंने सोचा, आपको ये नहीं मालूम है आज तक, तो मैं बताना चाहूंगा अपने अनुभव और अपने लर्निंग से कि श्वास जब भी, अगर आप ज्यादा समय तक ले सकते हैं तो आप जैसे 6 काउंट है, आप 8 काउंट, 10 काउंट, 12 काउंट तक आप 12 काउंट तक एवरेज मैन जा सकता है। ज्यादातर लोग 12 पर ले जाते हैं। तो 12 काउंट तक टाइम लगाइए, आप श्वास को नीचे भीतर ले जाइए। फिर 12 काउंट उसको भीतर में रोकिए, फिर 12 काउंट लगा करके उसे बाहर ले आइए। उसे तुरंत न फेंक दीजिए, आप उसे आस्ते आस्ते बाहर ले आइए। और उसके बाद में बाहर में भी रोकने की एक बात है। माने ये पूरक रेचक कुंभक है, तो एक तरह से ये बाह्य कुंभक कहा जाता है, बाहर में भी रोकने की बात है। तो इसमें उनका सेंटेंस मुझे याद है कि रिटेंशन आउटसाइड इज ऑलवेज हेल्थी। माने श्वास को बाहर रोकना ये हमेशा लाभदायक है। इसमें कोई निगेटिव बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है। और इसको तो कई तरह से तो हम तो कोर्स पढ़ रहे थे, बाद में उसके बारे में और कुछ पॉइंट मिले, तो उसमें मैंने आजमाइश किया। जैसे अगर आप श्वास को बाहर फेंक दें, उसके बाद में आप देखें कि आपका मन खाली रहेगा। माने वो जो बाहर के विचार हैं उतना ज्यादा वहां आकर के प्रवेश नहीं करेंगे। यानी यू विल नॉट हैव इंटरफियरेंस ऑफ मेनी अदर थॉट्स या अदर नॉइज, अगर आपका श्वास बाहर है तो। जब श्वास भीतर रहती है उस टाइम आपकी बाह्य डिस्टरबेंस से प्रभावित होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। श्वास भीतर में है तो डिस्टरबेंस ज्यादा, अगर श्वास बाहर में है तो डिस्टरबेंस कम। तो इसके बाद में जैसे हमारे यहाँ योगदा डिवोटी जितने हैं उनके लिए एक नियम है। हम लोग पहले 6
6 ब्रेथ हम लेते हैं, 6 सांस लेते हैं डीप ब्रीदिंग जो मैंने पहले बताया, तो उसमें 8 बार, 6 बार, 10 बार जिसका जैसा है उतने लिया, उतना रोका, उतना निकाला। इस तरह से हम 6 टाइम्स हम लेते हैं। उसके बाद में हम लोग 6 बार क्या करते हैं कि श्वास को बाहर फेंक के रोक दीजिए। केवल आपको बाहर फेंकना है और रोकना है, फिर भीतर ले आइए। तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई वाला कार्यक्रम तो उसमें कम हो रहा है, लेकिन उससे आपको और बहुत कुछ फायदा हो रहा है। वो सब प्योरिफिकेशन भीतर में होता है। तो इस तरह से 6 डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद में 6 बार आउटसाइड श्वास को रोकते हैं। और कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए अब हम ब्रह्मास्मि आप रिपीट करना चाहते हैं। आप एक बार श्वास बाहर न लीजिए न भीतर लीजिए, माने भीतर में सांस जो है सो है। हम ब्रह्मास्मि का जाप आप 5-6 बार कीजिए, उसके बाद श्वास को बाहर करके और तब जाप करें थोड़ा देर तक, माने आप देखेंगे डिफरेंस। तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस पर। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आप करेंगे तभी आपको कुछ अनुभव होगा। तो हम लोग तो मिलते ही रहते हैं, तो उस पर और क्लैरिफिकेशन और उस पर और विचार विमर्श हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये चीज मुझे मिली कि जब हम एक मास्टर के पास जाते हैं, जो हु द रियल मास्टर, तो वो अपने ढंग का जो उसका रिसर्च है, जो फाइंडिंग है, जो रियलाइजेशन उसका है, उस चीज को बोलता है, तो वो पावरफुल वे में हमारे दिल और मन में, हमारे दिल दिमाग में वो प्रवेश करता है और हमें प्रभावित करता है। वो नॉलेज हमारा अपना हो जाता है। दैट इज द दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। कोई स्पिरिचुअल लर्निंग जब आप मेडिटेटिव वे में अपने भीतर में सुन के ले जाते हैं, तो उसके बाद में जब वो आपका अपना ज्ञान हो जाता है, एकदम अपनी चीज हो जाती है, जब आप भी फिर बोलते हैं तो दूसरों को इससे प्रभावित करती है। तो श्वास की बात ख्याल रखिए कि श्वास का अच्छा इतना कर लेने से 5-6 बार आप करते हैं, इससे आपको रिलैक्सेशन फील होगा। और रिलैक्सेशन की मैं सोहम को देखूंगा कुछ दिन, उसके बाद मैं रिलैक्सेशन की एक टेक्निक बताऊंगा, वो भी बहुत काम की है, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो वो भी आ जाएगा, योगानंद की बताई हुई चीज। और इसके बाद में फिर एक बात उन्होंने ये कहा कि व्हेन गुरु इज गॉन देन टीचिंग्स बिकम द गुरु। अगर गुरु भौतिक शरीर में नहीं है, वो शरीर अपने से छोड़ दिया या किसी और कारण से छूट गई, कुछ भी हो, तो जब माने हमारा गुरु जब नहीं है जिससे कि हम बात कर सकें, पूछ सकें, कुछ कर सकें, तो उनकी टीचिंग जो है वो टीचिंग ही गुरु बन जाती है। लेकिन उसमें एक चीज और है, वो यहाँ पर ये है कि जो गॉड रियलाइज टीचर है, असल में उसी को तो हम सदगुरु कहते हैं। तो जो गॉड रियलाइज टीचर है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी वो आपको उसी तरह से गाइड कर सकता है जैसे वो शरीर में रहने पर करता है। एक फिजिकल बातचीत नहीं होगी, लेकिन आपका थॉट जो है ना, उसमें एक जो क्वेश्चन उठेगा, तो आप देखेंगे या तो उसी समय या कुछ समय बाद आपको एक गाइडेंस आ जाएगा। आप फील करेंगे कि हाँ, ऐसा करने से ठीक है। और जब कोई डिवाइन गाइडेंस किसी डिवाइन मास्टर से आता है, तो उसकी शिनाख्त ये है कि उसके साथ में थोड़ा पीस भी रहती है। आपको यू विल फील पीस। देखिए, ध्यान करते हैं हम लोग, घंटे घंटे ध्यान करते हैं, तो अगर ध्यान ठीक से हुआ है, इसका इसका एक प्रूफ ये है कि हमें पीस महसूस होती है, शांति महसूस, अच्छा लगता है। तो इसी तरह से चूंकि हम लोग को तो उन्होंने इसी प्रोसेस में रखा है, उनका तो ऐलान था कि हमारा जब मैं चला जाऊंगा
ये इस दुनिया छोड़ करके, मृत्यु लोक छोड़ करके जब मैं चला जाऊंगा समाधि लेके, उसके बाद गुरु गुरु कोई नया और कोई दूसरा नहीं होगा। योगानंद जी वॉज गुरु टिल ही वॉज इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद अब हमेशा के लिए गुरु वही है। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि काफी दिन तक उनके साथ में ट्यूनिंग करना पड़ा था, क्योंकि जब हम गहराई से उनको साथ में एकदम से, हम जब उनके साथ में तन्मय नहीं हो जाते हैं, तब तक तो आप किसी से आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक मन करके ध्यान करते हैं उनका, तो और कुछ समय तक करते हैं, तो आपको ये अनुभव होने लगता है कि हाँ, मैं जो मन में इच्छा रख करके उनका ख्याल कर रहा था, इसका एक सोल्यूशन निकल आया। यहाँ तक कि तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी आर्थिक प्रॉब्लम में थे, तो उनको मनी वगैरह भी आया। अगर आपको भगवान या सदगुरु जो शरीर में नहीं है, अगर वो आपको हेल्प करना चाहता है, आपको कुछ रुपयों की जरूरत है, समबडी सर्जिकल ऑपरेशन है या और कोई चीज है, तो उसके लिए वो किसी दूसरे डिसाइपुल को वो प्रेरणा दे देते हैं कि वो, उसको ऐसा भाव आ जाता है कि हम जाके इस आदमी को कुछ दे दें। मतलब वो पूरा नहीं समझ पाएगा, उसी को एक प्रेरणा ही रहेगी कि आ, जैसे उससे कभी नहीं मिले, वो मिलने जाएगा, फोन कर लेगा, तो आपसे बात होगी, तो उसको पता चला आप तो बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। वो अच्छा खासा माने संपन्न आदमी है, आपसे अच्छा परिचय है, इसीलिए कि दोनों एक गुरु के शिष्य हैं और गॉड रियलाइजेशन की जर्नी में चल रहे हैं, तो तुरंत हेल्प करेगा। इस तरह की बातें हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण अभी भी हैं। मैं जानता हूं ऐसे एक दो लोगों को जिनको ऐसी सुविधा मिली थी। तो कहने का मतलब ये कि गुरु की टीचिंग जो है उससे भी काम चल सकता है। इसलिए अगर गुरु नहीं है और उन्होंने एक टीचिंग ऐसा रख के गए हैं जिसको पढ़ करके कि आपको डायरेक्ट आंसर मिलने का प्रोसेस उसमें है, तो आपको उससे भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके सदगुरु अगर गॉड रियलाइज्ड हैं, तो आपको, जो मैंने कहा कि उनका ध्यान करने से आपको उनसे आंसर मिलेगा, ये बात रही। और दूसरी बात ये भी कहा, जो कि मैं उसका महत्व समझ रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे को दो तीन ग्रुप हैं जहां मैं आजकल गाइडेंस दे रहा हूं। तो ये कहा कि होम स्टडी कोर्स, अगर सिस्टमेटिक ढंग से एक सिलेबस लिखा जाए, और जो सचमुच इंटरेस्टेड छात्र हैं, जो डेवोटी हैं, वो जब आते हैं तो उनको आप इस तरह सिस्टमेटिक क्लास का सिलेबस दे दीजिए, और ये निश्चित करिए कि इस क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, इस क्लास में ये, उस क्लास में ये, इस तरह से। तो आप देखिए कि वो उसमें ज्यादा प्रोग्रेस होगा, उनका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। आपको भी सुविधा होगी उन लोगों को गाइड करने में, जो कोई भी आप गाइड कर रहे हैं अगर, तो इस तरह से उस सिस्टमेटिक होम स्टडी को, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इतने ज्यादा सीकर्स आ रहे हैं कि इनको गाइड करने के लिए इतने गुरु कहाँ मिलेंगे। टीचर भी जो है तब भी कुछ हद तक, वो जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी मैनेजमेंट वाली बात में, उसमें इतने टीचर रहेंगे जो कि उनको गाइड करते रहेंगे, बट दैट इज ओनली फॉर साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग, साइकोलॉजिकल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ तक चलेगा। वो स्पिरिचुअली गॉड को दे देगा आपको, वहां की बात की जो आपको नहीं मिलेगी। तो जो हु कैन शो यू द पाथ ऑफ गॉड, हु कैन टेक यू टू गॉड, तो ऐसे तो बहुत कम होते हैं। तब फिर इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह का अगर इसी तरह से योगदा सत्संग में वो लेसन लिखे हुए हैं। अब भी लोग, हमने तो 5 बरस लेसन पढ़ा था, 180 लेसन, 3 लेसन बाई पोस्ट हर महीने आता था। तो तीनों को महीने बार बार पढ़ करके उससे हम उसे समझते थे, अच्छा भी लगता था। और उसके बाद टेक्निक भी उसमें दी रहती है, ये टेक्निक ऐसा करो, ये टेक्निक ऐसा करो। तो जब कहीं दिक्कत होती थी प्रैक्टिस करने में, तो आश्रम में जाते थे, तो स्वामी लोग रहते थे वहां, वो लोग
राइट, तो सिस्टमैटिक ये नाउ इस तरह से अब जरूरत पड़ेगी। जैसे अब हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विजय कुमार जी, अब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के और बहुत बड़ी अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, चल भी रहा है। नंबर इज नॉट ए फैक्टर, 5 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं। मैं यही देख रहा हूं जब से मैंने ज्वाइन किया हूं कि स्टेटफास्टली अच्छा चला रहे हैं। और ऊपर से भगवान की इच्छा हुई ऐसा, ये प्रिया मैम आ गई हैं, शी इज आल्सो वेरी पंक्चुअल, शी इज हेल्पिंग अलॉट, जहां तक मैं समझता हूं। तो इस तरीके से इस जरूरत है इस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा कुछ हद तक, ताकि लोगों को और सटीक तरीके से हेल्प एंड गाइडेंस मिल सके। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि योग जो है, योग ही, ये आजकल हर लोग सोचते हैं कि नया युग कब आएगा, कैसे आएगा। बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इतने लोग ध्यान कर रहे हैं, इतने लोग स्पिरिचुअल कल्चर को अपना रहे हैं, फिर भी हिंसा, आंख मार काट, ब्लड शेड, ये सब बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न देशों के बीच में कितनी दुश्मनी हो रही है। आप देखिए ट्रंप और जो चाइना के हैं प्रेसिडेंट, इन दोनों में खूब जोर से लग गई है। अब वो ऐसा काम शुरू कर दिया टैरिफ वाला कि सारी दुनिया अफेक्टेड हो रही है, माने अशांति वाली लहर बढ़ती जा रही है। जबकि स्पिरिचुअल कल्चर को पकड़ने वाले जो हैं वो भी काफी हैं। अच्छा, मैं अपनी अपने वादे को नहीं रख सका, टाइम ज्यादा हो गया। मैं कुछ समय चाहिए हाथ में, कुछ लोग बात कर सकते हैं फिर भी। तो ये जो है, तो उन्होंने ये कहा था कि योग जो है, योग ही कम्युनल हार्मोनी, रिलीजियस हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, इस सबको अगर लाना है, उसे फिर मेंटेन करके रखना है, तो योग ही उसका सबसे बड़ा मीडियम हो सकता है। योग में ही वो ताकत है कि पूरे धरातल के पूरे समस्त ह्यूमैनिटी को, करोड़ों अरबों लोगों को एक सूत्र में, माने पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, इस पर आधारित सारी दुनिया के लोग जीवन यापन करें। अगर ये लाना है तो योग ही एक माध्यम है। योग में इतनी ताकत है कि वो बहुत टू अ ग्रेट एक्सटेंट, 100% नहीं होगा तो 75% हो जाए, भी कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने क्लियर ये कहा था कि योग में ही कहा, दैट डे विल कम। इसीलिए वो जा करके सारा जीवन वहीं अमेरिका में रहे। गुरु ने उनको तैयार किया था, बाबा जी और युक्तेश्वर जी मिलकर उनको तैयार करके भेजा था। तो उसी में वो पूरा टाइम लगा दिए। तो ये बात रही कि गुरु इज गॉन एंड टीचिंग बिकम्स द गुरु, होम स्टडी कोर्स, योगा इज द वे, द बेस्ट मेथड टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस। सारी दुनिया में शांति रहे, योग के सिवा और ऐसी कोई चीज आज तक, नथिंग हैज बीन कंसीव्ड और परसीव्ड और रिसीव्ड। योग ही है जो कुछ है। नया युग उसी में आएगा। फिर इसके बाद में रिलीजन, रिलीजियसिटी के दिन धीरे धीरे जा रहे हैं, अब स्पिरिचुअलिटी के दिन ही आ रहे हैं। रिलीजन का तो उद्देश्य ही यही है, रिलीजन में अच्छे अच्छे नियम बनाए जाते हैं, बताया जाता है, मॉरलिटी को उसमें लिया जाता है कि लोग अच्छा जीवन बिताएं। तो उस ऐसा बिताने से तब अंतःकरण जो जागरण है वो होने लगता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी माने एक्सपीरियंस। जब रिलीजियस प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस होने लगते हैं पॉजिटिविटी, तो उसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक मैं कह रहा हूं, जितने भी रिलीजन के पूजा करने का नियम तरह तरह का, ये सब लोग करते रहते हैं, सब तीर्थ जाते हैं। रिलीजियोसिटी, रिलीजियोसिटी के प्रोसेस में जब कोई आ, साधना करता रहता है, तो उसे जब
एक्सपीरियंस होने लगता है, माने कि जो जिसे लोग कहते हैं हैप्पीनेस लाइज विद इन, सुख यानी प्रेम, शांति, आनंद सब मिला के बोलिए कि सुख भीतर में है। तो जब रिलीजियस जर्नी में लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे जब उनको भीतर से सुख मिलने लगता है, दैट मीन्स व्हेन एक्सपीरियंस उनको शुरू होता है, दैट इज द टाइम व्हेन स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई है। तो रिलीजियसिटी, अंडरगोइंग एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस means spirituality. Religiosity through experience becomes spiritual. तो ये चीज योग के द्वारा, योग मेडिटेशन से ही होगा। यहीं पर मैं रुक रहा हूं।